नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में वाक्य परिचय के बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए, वाक्य क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार के भेद या घटक तत्व होते हैं, उनके बारे में आज हम सविस्तार पूर्वक समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य की। वाक्य परिचय में वाक्य की परिभाषा देखें तो क्या है कि शब्द का एक ऐसा व्यवस्थित समूह, देखिए शब्द का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके। एक ऐसा शब्द समूह जो किसी भी भाव को, विचारों को पूर्णतः क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी कि बताने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं। देखिए उदाहरण देखिए, भारत की संस्कृति प्राचीन है। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें अलग अलग शब्द है, भारत, संस्कृति, प्राचीन, अलग अलग शब्द है, उसका एक समूह बना दिया गया है जिसमें विचार और भावों को, इसमें विचार कौन सा है तो कि हमारी संस्कृति प्राचीन है, पुरानी है, किसकी तो कि भारत की है। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि भारत की जो संस्कृति है वो प्राचीन है, पुरानी है, अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसी संस्कृति परंपरा हमारी रही है। तो ये वाक्य कहलाता है जिसमें पूर्णतः भाव और विचार समाहित होते हैं, उसे हम पूर्ण वाक्य कह सकते हैं। अगर इसमें देखिए भारत की संस्कृति है तो सफल और सही वाक्य नहीं हो बनेगा, क्योंकि इसमें जो विचार है, जो भाव है, उसकी कमी है, वो पूर्ण व्यक्त करता नहीं है। लेकिन यहाँ भारत की संस्कृति प्राचीन है, पूर्णतः विचार प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें वाक्य हम कह सकते हैं। अब वाक्य के रचना की दृष्टि से देखिए तो उनमें क्या होता है कि जिन अवयवों को मिलकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के घटक की यहां बात कही गई है कि ये वो घटक हैं जो वाक्यों को बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो संरचना की दृष्टि से, यानी कि वाक्य की रचना की दृष्टि से देखें तो दो घटक ऐसे हैं जो वाक्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। ये दो घटक सभी प्रकार के वाक्यों में आपको देखने को मिलेंगे। इनके आधार पर ही वाक्यों की रचना या वाक्य की रचना हो सकती है। अब इन दोनों घटकों के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है उद्देश्य की। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो, वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। हमने एक उदाहरण देखा कि भारत की संस्कृति प्राचीन है। उस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है तो के भारत के बारे में। तो भारत क्या बनेगा? हमारा उद्देश्य। और उद्देश्य में क्या होता है? इसमें कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, भाव बोधक आदि शब्द उद्देश्य में आ जाते हैं। अब उद्देश्य स्पष्ट हो गया। अब हमें विधेय के बारे में बात करनी है। तो विधेय क्या है तो कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वही विधेय है। यानी कि वाक्य में अगर एक बार हमें उद्देश्य मिल गया तो बाकी जो बचा वो सारा किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाता है। उदाहरण हमने देखा आगे कि भारत की संस्कृति प्राचीन है, तो भारत की किस में आएगा? उद्देश्य में। तो संस्कृति प्राचीन है वो किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाता है। देखिए यहां, और इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें उद्देश्य और विधेय हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। देखिए सचिन अपने स्कूल गया।
हमने इसमें समझने की आसानी से ही आपको अलग अलग कलर में दे दिए गए हैं कि सचिन है जिसके बारे में कहा गया हो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? तो कि सचिन के बारे में। तो सचिन क्या बनेगा हमारा? उद्देश्य। और बाकी जो कुछ बचा उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? अपने स्कूल गया। तो ये पूरा वाक्य पीछे का विधेय में चला जाता है। उसी प्रकार बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, तो किसके बारे में बात कही गई है? बूढ़े आदमी के बारे में। तो ये हमारा क्या बनेगा? बोलिए, उद्देश्य। और धीरे धीरे चल रहा है तो वो क्या बनेगा? विधेय। रमेश आज नहीं आएगा, तो रमेश क्या बनेगा? उद्देश्य। आज नहीं आएगा, विधेय। उसी प्रकार सीता और गीता बाहर गई थी, तो सीता और गीता हमारे लिए उद्देश्य है क्योंकि इन दोनों के बारे में बात कही गई है और बाहर गई है, वो हमारे लिए विधेय बन जाता है। तो इस प्रकार उद्देश्य और विधेय की हमने बात कही, समझी और सीखी। अब ये सारा कुछ आपको अपनी एफबी में नोट डाउन करना है। अब हम वाक्य के मूल प्रकार यानी कि मूल भेदों के बारे में समझने वाले हैं। अब तक हमने जो कुछ सीखा समझा वो सामान्य माहिती है। अब जो हमें कुछ सीखना है वो है वाक्य के भेद। अब अर्थ के आधार पर वाक्य अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। अब इस अर्थों के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। अब 8 भेद में क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। ये 8 प्रकार हैं। कितने? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। ये आपको 8 के नाम और कितने हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, सबसे प्रथम है विधानवाचक वाक्य यानी कि हकारवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में कार्य के करने का सामान्य कथन हो, सामान्य बात हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य भी इसे कहा जाता है, हकार वाक्य भी इसे कहा जाएगा और सामान्य वाक्य भी और विधान वाक्य भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, प्रियोदा सेवाभावी था। प्रियोदा सेवाभावी था सामान्य वाक्य है, इसलिए ये किस में आएगा? विधानवाचक वाक्य। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य कथन है जो हम आए दिन कहते रहते हैं एक दूसरे को कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। सामान्य, कोई विशेष बात इसमें कही गई नहीं है। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। स्वाभाविक है कि वृक्ष हमें स्वच्छ हवा या ताजी हवा प्रदान करते हैं, सामान्य बात है। इसीलिए सामान्य बात अगर जिन जिन वाक्यों में आती है वे साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा वाचक वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, नकारवाचक। प्रथम वाक्य था इसमें हकारवाचक था, विधानवाचक था, इसमें निषेध है। इसमें जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से हुई होगी नहीं। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो, क्रिया पूरी नहीं हुई है या पूरी न करने की बात कही गई है, तब ये निषेधवाचक वाक्य आपको मिलता है। और ऐसे वाक्यों में न, ना, नहीं, मना करने की बात, भाव प्रकट होता है या अर्थ निकलता है कि ये आपको नहीं करना है, तो नहीं करने के लिए क्या है? मना कहा गया, इसलिए वहां निषेधवाचक वाक्य में चला जाता है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। देखिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा,
इसमें क्या है, खाना खाने की जो क्रिया है वो क्या ऐसी है, नहीं है, यानी कि न करने की बात है। तो किस में चला जाएगा, निषेधवाचक वाक्य में। हम कल स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल जाने की जो क्रिया है वो मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य। वह वापस कभी न आया, कभी न आया, इसमें भी वापस कभी न आने की बात कही गई है, इसीलिए निषेधवाचक वाक्य है। देखिए अगर इसमें से ये तीनों शब्द निकाल देंगे, मैं आज खाना खाऊंगा, सामान्य बात हो गई, विधानवाचक बन गया। कल हम स्कूल जा रहे हैं या जाएंगे, सामान्य बात हो गई। वह वापस कभी न, वह वापस कभी कभी आया, वह वापस कभी कभी आया, सामान्य बात हो गई। तो क्या होता है, इसमें नकारवाचक शब्द जोड़ने पर कभी कभी ये निषेधवाचक वाक्य भी बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब तीसरा जो प्रकार है वह है प्रश्नवाचक, जो सबसे आसान भेद है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का अर्थ ग्रहण होता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का कोई बोध हो, ज्ञान हो, इस नगरी का राजा कौन है, कौन है, कौन, क्या, किसको, किसके आदि, आप यहां कैसे आए, और अंत में क्या होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। इसलिए आसानी में सबसे पहले पहचान में कौन आएगा, प्रश्न सूचक वाक्य ही आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, सबसे आसान प्रकार कोई है तो ये प्रश्नवाचक है, जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहां तक आज हम रखेंगे। तो यहां तक आपने देखा, समझा, और इतना सब कुछ आपको अपने एफबी में नोट डाउन करना है। वाक्य के 3 प्रकार देखे थे, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, और तीसरा प्रकार था प्रश्नवाचक वाक्य। आज उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। आपको वो तीनों प्रकार याद ही होंगे, किस प्रकार के वाक्य उसमें सम्मिलित किए गए थे। आज हम चौथा प्रकार, जिसका नाम है विस्मयादि वाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य का भाव हो, जिज्ञासा का भाव हो, ऐसे वाक्यों के प्रकार इसमें आते हैं। तो परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में विस्मय यानी कि आश्चर्य, शोक, दुख, हर्ष, घृणा, नफरत, खुशी आदि का भाव हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। क्या क्या आता है इसमें, इसमें क्या आता है, तो कि विस्मय आश्चर्य की बात है, दुख की बात है, खुशी की बात है, या घृणा यानी कि नफरत की बात है। ऐसे वाक्यों में ये विस्मयादि वाक्य के अंतर्गत आते हैं, और इसमें उद्गार चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे भी पहचानने में आसानी होती है। अरे कितना सुंदर फूल, आश्चर्य की बात है। अरे उसके बाद क्या है, उद्गार चिन्ह, और ये हमेशा आगे ही आते हैं। अरे कितना सुंदर फूल है, वाह मेरा बेटा प्रथम आया, गौरव की बात है कि वाह मेरा बेटा है, हमेशा अव्वल ही आता है। ओहो यह क्या हो गया, दुख की बात है, अरे रे ऐसा क्यों हो गया। तो जब भी आपको उद्गार चिन्ह मिले, उसके आगे उद्गारवाचक शब्द मिले, अरे क्या, अरे वाह, ओह, तब क्या होता है, ये विस्मयादि वाचक वाक्य बनते हैं, जिनके अंतर्गत हमारे जो भाव हैं, आश्चर्य का भाव है, सुख का, दुख का, नफरत का भाव है, छी छी ऐसा मत करो, तो ये भी सारी चीजें इसमें आती है, विस्मयादि वाचक वाक्य में आती है। नेक्स्ट प्रकार है वो है इच्छावाचक। हमारी इच्छा क्या है, वक्ता की इच्छा, बोलने वाले की इच्छा क्या है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप ऐसा कीजिए। जिसमें वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या साप आदि का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, प्रथम पुरुष, उसकी इच्छा क्या है, आशा क्या है, शुभकामना क्या है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या आपको साप दे रहे हैं, उसके बारे में बताया गया हो। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, बोलने वाले की इच्छा क्या है कि आप सकुशल रहें,
आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखकारी हो, आप सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, ये हमारी साधारण सी इच्छा है। उसके बाद भगवान करे आप खुश रहे, आशीर्वाद आपका भला हो, ये भी आशीर्वाद है, आपका भला हो। ये हमारे क्या है, आशीर्वाद वाले वाक्य जितने भी होते हैं वो सारे इसमें इच्छावाचक में चले जाते हैं। भगवान सबका मंगल करे, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य बन जाता है। अब नेक्स्ट बनते हैं कि संदेहवाचक, शंका, डाउटफुल सेंटेंस, जिसमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने में संदेह हो, किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, कोई भी कार्य ऐसा है जिसमें होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह है, शंका है, संभावना है, ऐसे वाक्य हमेशा संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे कि संभवतः आज धूप होगी, संभवतः शायद नहीं भी हो सकती और शायद हो भी सकती है। अब तक तो राम सो गया होगा, अब तक तो राम सो गया होगा, शायद सो भी गया होगा, शायद नहीं भी सोया होगा। संभावना है, यहां पर संदेह है। शायद आज राम के घर पार्टी है, शायद, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन कल्पना करने के माध्यम से हम कहते हैं शायद होगा या नहीं भी हो सकती है। ऐसे वाक्य जब शायद, संभवतः आते हैं हमारे सामने, जिनमें संदेह की बात आती है, संभावना की बात आती है, तो वो हमेशा किसमें चले जाते हैं, संदेहवाचक वाक्य में चले जाते हैं। अब संकेतवाचक वाक्य, सातवां प्रकार है, किसी बात के लिए संकेत किया गया हो, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे, एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे, अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, एक होगी तो ही दूसरी होगी, एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य होगा, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। परिश्रम करोगे तो क्या मिलेगा, फल मिलेगा। उदाहरण देखिए, परिश्रम करोगे तो क्या मिलेगा, तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। परिश्रम क्या है, कार्य है, अगर कार्य करोगे तो दूसरे कार्य क्या है, फल मिलने का कार्य, तभी होगा। क्यों, परिश्रम करोगे तो ये संकेतवाचक में चला जाता है। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी कब होगी, जो वर्षा होगी तो। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी बातों, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कह सकते हैं, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर आधार रखता हो, एक कार्य का होना दूसरे कार्य का संकेत देता हो। ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आखिरी प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, अनुमति दी गई हो, जाइए आप ऐसा कर डालिए, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम जाओ और श्याम को बुलाओ, तुम जाओ श्याम को बुलाओ, इस एक प्रकार की आज्ञा बन जाती है। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, आप आइए, आप जाइए, ये सारी क्या है, आज्ञावाचक क्रियाएं हैं, वाक्य हैं, जिसमें आज्ञा शब्द यानी कि अनुमति है, आइए, जाइए, यहाँ बैठिए, यहाँ खड़े मत रहिए, आप वहां जाइए, आप क्लास में बैठिए, ये सारी चीजें क्या है, आज्ञावाचक वाक्य में अंतर्गत आती है। तो हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार देखे हैं। अब 8 प्रकार पूरे हो गए। आपके लिए छोटा सा एक स्वाध्याय है, इनमें कुल मिलाकर 10 वाक्य हैं। बस आपको करना क्या है कि इन वाक्यों को एक बार पढ़कर उनके पीछे कौन से प्रकार का वाक्य है, आज्ञावाचक है,
संकेतवाचक है, विधानवाचक है या निषेधवाचक है। 10 वाक्य है आपके सामने, उनके पीछे उनके प्रकारों के नाम मात्र लिखने हैं पहचान कर। तो ये आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है। में देखा वाक्य के प्रकार देखे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे। अब हमें रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब ये 3 वाक्य के प्रकार हैं जो हमें आगे समझने हैं। तो आइए हम मिलकर समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे प्रथम है सरल या साधारण वाक्य। इसमें देखिए क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, हमने सबसे पहले शुरुआती एपिसोड में देखा था कि उद्देश्य और विधेय क्या है वो हमें याद होने चाहिए। तो क्या है? एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहते हैं। तो देखिए सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, वो अपने आप पूर्ण होता है। एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये उसकी विशेषता है, आपको याद रखनी है। सरल वाक्य कैसा होता है? एक ही होता है, एक ही भाव और एक ही बात उसमें प्रकट होती है। और दूसरी बात क्या है? उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या है कि जिसके बारे में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखें। चलिए, भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। देखिए भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, तो भार्गव हमारे लिए क्या बनेगा? उद्देश्य। बाकी का क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलिए बोलिए। विधेय। वेरी गुड। नरेश बांसुरी बजाता है, तो नरेश क्या बनेगा हमारे लिए? उद्देश्य। वेरी गुड। और बांसुरी बजाता है क्या बनता है? विधेय। गीता हिंदी पढ़ती है, तो गीता क्या बनेगा हमारे लिए? उद्देश्य। और बाकी सब कुछ विधेय। इनमें देखिए एक ही वाक्य, एक ही भाव, एक ही अर्थ मिलता है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय मिलता है। इसलिए ये कैसे वाक्य का प्रकार बन जाता है? साधारण या सरल वाक्य बनता है। अब दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। अब थोड़ा सा ट्विस्ट वाला वाक्य आता है जिसमें 2 उपवाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या है? 2 अलग अलग उपवाक्य है, लेकिन उन दोनों का जोड़ समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ होता है, योजक शब्द से होता है। 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है। 8वीं कक्षा में आप अव्यय सीख चुके हैं कि 2 अलग अलग बातों को जोड़ने का काम कौन करता है? अव्यय करता है। तो ऐसे अव्यय यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ऐसे 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक शब्द कैसे हैं? क्योंकि परंतु, किंतु, क्योंकि, तथा, एव, अथवा, और, इसलिए, अतः, लेकिन, इन शब्दों का प्रयोग आपको वाक्यों के बीच में मिलता है। 2 अलग अलग उपवाक्य दोनों को इन अलग अलग शब्दों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य बनता है। आइए उदाहरण देखेंगे हम। मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। सत्यकेतु है, पत्नी है कामना, दोनों अलग अलग उपवाक्य है, लेकिन और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, इसलिए ये क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य बनता है। दोनों अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। पत्नी कामना है, ये सत्यकेतु है, दोनों स्वतंत्र है, लेकिन जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं तब दोनों एक हो जाते, तब ये बनता है संयुक्त वाक्य। राम बहुत भागा परंतु बस छूट गई। बस चली गई, राम बहुत भागा, दोनों उपवाक्य है, लेकिन परंतु से क्या मिला? परंतु है वो हमारे लिए क्या बनता है? समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि 2 अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का एक साधन बनता है, इसीलिए ये क्या बनता है हमारे लिए? संयुक्त वाक्य। आज छुट्टी है इसलिए मैं देर से उठा।
आज छुट्टी है इसलिए मैं देर से उठा, मैं देर से उठा, आज छुट्टी है। दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, लेकिन जब यह समुच्चय बोधक अव्यय से ये जुड़ जाते हैं तब ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तो ये आपके लिए संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण है। तो ये रहे हमारे संयुक्त वाक्य। अब तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्र वाक्य। हमने सरल वाक्य देखा, एक ही बात उसमें आती है। संयुक्त वाक्य देखा जिसमें एक साथ दो बातें आ सकती हैं। मिश्र वाक्य में क्या है, थोड़ा सा, इसमें भी संयुक्त से थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है कि जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए, ऐसे उपवाक्यों से हुई हो, ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य गौण हो। प्रथम विधान प्रधान हो, मुख्य हो, और उसी के आधार पर दूसरा बनना चाहिए, तभी वह मिश्र वाक्य बनता है। इसमें भी संयुक्त शब्द का प्रयोग होता है। इसमें भी संयुक्त शब्द यानी कि कौन कौन से, परंतु, और, लेकिन हमें वाक्यों के ऊपर ध्यान देना है। संयुक्त वाक्य की खासियत क्या थी, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, उसके बाद उसे जोड़ा गया है। यहां क्या होता है, यहां एक प्रधान वाक्य होता है, उसके आधार पर ही दूसरा वाक्य होना चाहिए, तभी वह मिश्र वाक्य बनता है, वरना बनेगा नहीं। एक प्रधान उपवाक्य, दूसरे उनके आश्रित यानी कि उनके अनुसार ही होने चाहिए वाक्य होते हैं। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। संयुक्त वाक्य में क्या है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से दोनों को जोड़ देते हैं। मिश्र वाक्य में क्या है, दोनों वाक्यों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे का आधार रखना पड़ता है। उदाहरण देखिए, क्या है, मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते। देखिए यहां दो वाक्य, एक प्रधान वाक्य है मैं देखता हूं, तुम मेहनत नहीं करते। मैं देखता हूं तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या हुआ, देखने से क्या हुआ, कुछ पता चलेगा नहीं, लेकिन तुम मेहनत नहीं करते हो। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। यहां उनका देखना कि मेहनत नहीं करना, डांटना, समझाना, ये सारी चीजें मिश्र वाक्य में आप देख सकते हैं। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। सूरज उगा तो क्या हुआ, देखिए सूरज उगा प्रधान उपवाक्य, अंधेरा भागा ये गौण वाक्य है। तो क्या होता है, सूरज उगने से क्या होता है, अंधेरा भाग जाता है। इसीलिए क्या हुए, देखिए इसलिए शब्द आया। हमने कहा था ना कि संयुक्त वाचक जो शब्द है यानी कि समुच्चय बोधक जो शब्द है वो इसमें भी आते हैं, लेकिन हमें एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि वाक्य कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर। अंधेरा भागा तो क्यों भागा, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। सूरज उगा तो क्या हुआ, पता चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, दोनों की जरूरत यहां पड़ती है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। जहां चाह वहां राह, चाह और राह दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है, अगर आपकी चाह है, आपकी इच्छा है, तो आपको राह अपनी अवश्य मिल सकती है। तो यह भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हमने ढेर सारी बातें देखी, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य हो या साधारण वाक्य हो। तो ये कुछ 8 उदाहरण हैं आपके लिए। इसमें वाक्य के अर्थ के आधार पर, किसके, ये आपको यहां अर्थ के आधार पर इन 8 वाक्यों को विभाजित करना है। इनके पीछे आपको उनके प्रकार लिखने की, अर्थ के आधार पर देखिए, ओके, अर्थ के आधार पर इनके वाक्य के भेद आपको देखने हैं, समझाने, एफबी में लिखने हैं।